ऐसे अभी सर ऑस्ट्रेलिया में सर जो सोशल मीडिया है सर, यानी कि जो 16 साल के बच्चे हैं सर वो इसका यूज़ नहीं करेंगे सर। तो हम सर भारत में सर इतने सारे चाइल्ड है सर, एक सर हाईली संख्या वाला देश है सर, पॉपुलेशन सर बहुत ज़्यादा है। तो सर यहाँ भी सर कुछ इस तरीके के रूल रेगुलेशंस को सर अप्लाई किया जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी किया जा सकता है। हमारी जो एक सोच है सर वो बदल सकती है सर। ये आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मतलब योग, ध्यान, मेडिटेशन। देखिए इसका सर बड़ी अच्छी वास्तव बात में कही मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा कि उन्होंने कभी कहा कि हर रोज जो है अपने आप से एक बार जरूर मिल लिया करो। ठीक है, हर रोज मिल लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भी किसी रोज हम जो है एक बेहतरीन इंसान से मिलने से वंचित रह जाएं। ठीक है ना? तो यानी कि हम इस जीवन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आज सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद ऋतिक एलोन, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे शख्स को लाना चाहूँगा जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के फील्ड में बहुत सराहनीय और उत्तम कार्य किया है। वो है हमारे सर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो आपके समक्ष अपने कार्य का अनुभव शेयर करेंगे और इन 25 सालों में उन्होंने इस फील्ड को दिए हैं और मनोविज्ञान के बारे में हम गहन चर्चा करेंगे। आज हम मनोविज्ञान के बारे में सर से डीप कॉन्वर्सेशन और गहन चर्चाएं करेंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान होता क्या है और मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र है और इस पर व्यक्ति का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, पहले तो आपके पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करूंगा। धन्यवाद सर। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा आपके पॉडकास्ट के लिए। और आपने पूछा कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसमें हम मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, कैसे कोई काम करता है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं, किस तरीके से वो अपना सर्वोत्तम दे सकता है, किस तरह से वो विकास कर सकता है। ये सारी बातें जो कि मानव के व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, इसको हम मनोविज्ञान करते हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना, जिसमें कि हम कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स की बात करते हैं, जिसमें भावनात्मक, फिर जो संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं करते हैं। सर जो मनोविज्ञान है सर, इस मनोविज्ञान की सर आपकी यात्रा जो शुरू हुई सर, वो कैसे स्टार्टअप हुई सर? आप जब सर एक छोटे बच्चे थे या सर जब आप छोटे थे, तो सर आपने कभी ये डिसाइड किया था या सोचा था कि मैं बड़े होके इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनूंगा सर? ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा कि भी मैं बिल्कुल बचपन में ऐसा सोचता था कि भी मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूंगा। हाँ, लेकिन एक प्रवृत्ति थी, एक मूल प्रवृत्ति थी मेरी, जिसमें कि मैं लोगों को देखना, समझना, जानने की कोशिश करता था बचपन में भी। और मेरी खुद की अपनी बहुत सारी शरारतें, शैतानियाँ, ये सब चीज़ें थी जीवन में। एक शरारती बच्चे की तरह से मेरा। सर किस प्रकार की शरारतें करते थे सर आप? नहीं, शरारतें तो ना बहुत ही खतरनाक थी। अगर मैं आज के परिवेश में उसको डायग्नोज करूं तो वो डायग्नोजेबल कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं जिसको। तो उस तरह का, उस लेवल की समस्याएं और परेशानियां करता था। अक्सर कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग, तो मैं हमेशा जो है क्लास के बाहर ही खड़ा मिलता था, क्योंकि मैं शरारतें इतनी करता था कि टीचर जो है कहते बाहर खड़ा हो जा। एज अ बैक बेंचर की तरह? बैक बेंचर भी, बिल्कुल, मतलब बैक बेंचर रहा हूं मैं हमेशा। ठीक है, तो वो जो मनोविज्ञान की शुरुआत की अगर बात करें, तो एक शरारती बच्चा, शैतानी करने वाला, मनमौजी, मस्ती करने वाला, ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से आकर्षित हुआ। और करीब 10th क्लास के आसपास, 10th 11th क्लास में एक जो, वैसे तो दोस्ती बनाना मेरा बड़ा, मतलब बहुत जल्दी दोस्त बना लेता था मैं। तो मेरे मित्र थे, मैं और मेरा मित्र जो है बहुत सारी चीजें एडवेंचर करते थे। तो उसमें सम्मोहन, हिप्नोटिज्म भी जो है वो एक हमारा उस समय पे एक आकर्षण बिंदु हुआ करता था। तो हिप्नोसिस
को पहले तो कि चलो भाई इनको काबू करेंगे, तो इस वजह से हिप्नोटिज्म सीखने की और कोशिश करता। लेकिन जब हमने इसके ऊपर लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, तो किताबें पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी भी जो एक ट्रीटमेंट अप्रोच है। और फिर हमने पाया कि ये एक मनोविज्ञान है, ये अपने आप में एक पूरी पर्टिकुलर एक साइंस है। तो उस दौरान एहसास हुआ कि भाई ओके, जब ये एक साइंस है तो क्यों ना हम इसका अध्ययन करें। तो ये करीब 10th 11th क्लास के दौरान जो है मुझे लगा कि भाई हाँ, मनोविज्ञान एक विषय है, उसको पढ़ना चाहिए। सर मतलब आप तार्किक रूप से पहले ही पारंगत थे सर? हाँ, तर्क वितर्क तो खैर मैं करता ही था। पारंगत तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पारंगत होता तर्क वितर्क में तो गणित में बहुत अच्छे नंबर आते, लेकिन मात्र 6 नंबर आए थे मेरे 10वीं में बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सा लॉजिकल, उतना तर्क वितर्क में पारंगत तो नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी की तरफ जो है वो रुझान बनने लगा। और फिर उसमें हमने पढ़ा कि भी मैस्मरिज्म और मैस्मर हुआ करते थे। फिर सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ा कि ओके, तो ये पता चला कि एक साइंस है और ये मन का विज्ञान है। और ना केवल हम ये सम्मोहन और इस तरह की क्रियाएं, बल्कि हम जो है इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में भी हम मदद कर सकते हैं, है ना। उनके मनोदशा को भी हम जान सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी मनोदशा को कंट्रोल करके, इम्प्रूव करके अपने जीवन में आगे बढ़े। सर जैसे आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं सर, तो सर आपने दिव्यांगता क्षेत्र में सर, पर्सन विद डिसेबिलिटी के क्षेत्र में सर बहुत सारे सर आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, और सर दिव्यांग जनों की आवश्यकता के लिए आपने सर बहुत कार्य किया सर। बतरे कोर्स को सर यूनिवर्सिटीज में लाया। तो सर कैसा अनुभव रहा सर आपका इस बीच? सर मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए मेरा जो क्वालिफिकेशन है या जो मेरी ट्रेनिंग है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो वो CIP रांची से है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, जो भारत सरकार का एक सर्वोच्च संस्थान है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, जो कांके रांची में। वहाँ से मैंने MPhil किया है। और फिर MPhil करने के बाद उस युवावस्था में कहाँ काम करूंगा या कहाँ नहीं काम करूंगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट था कि नौकरी मिले। ठीक है, कि हाँ कहीं पे काम करें, नौकरी मिले, जॉब मिले। तो जॉब मिली, और जॉब जब मुझे यहाँ निपवेड में मिली 2002 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक खूबसूरत स्थान है, जगह है, और यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, और हालांकि मेरा जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट था वो केवल मात्र ये था कि जो एडवेंटिशियस विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि एक्सीडेंट या किसी दुर्घटनावश या फिर किसी इलनेस की वजह से अगर ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो उनका इमोशनल क्राइसिस को मैनेज करना, यानी कि एक क्राइसिस इंटरवेंशन नाम की छोटी सी यूनिट थी। उस यूनिट के लिए मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ था। तो हमें लगता था कि साल भर में 10-12 केसेस आते थे, तो लगा कि नहीं, हमारे होने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि हम जो है साल भर में केवल 10-12 केसेस देख रहे हैं, है ना, उनको हम हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि और संयोगवश 2006 के आसपास जो है भारत सरकार से जो CCPD है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी कमिश्नर की तरफ से एक चिट्ठी आई हमारे संस्थान में निपवेड में कि ये पिथौरागढ़ में एक डिसेबिलिटी कैंप लगना है, डिसेबिलिटी कोर्ट लगना है। और क्योंकि उत्तराखंड में कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसीलिए आपके संस्थान से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भेजिए। सर उत्तराखंड में नहीं सर उस समय सर पूरे इंडिया में सर क्या दुर्गति थी सर? नहीं, अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स तो आज भी बहुत कम है
ना, जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत ही कम है। ठीक है, खैर उस पे हम लोग मैं बात करूंगा जरूर, लेकिन मैं बताऊं कि भाई उस लेटर से मुझे ये एहसास हुआ कि भाई उत्तराखंड में कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। सर। ठीक है, तब मुझे लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। एक राष्ट्रीय संस्थान है हम, और मानसिक समस्याएं जो है वो एक दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न करती हैं। तब हमने जब उस डिसेबिलिटी कोर्ट में हम गए तो वहां पे हमें पता चला कि भाई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको कि हम लोग मेंटल रिटार्डेशन भी कहा करते थे, तो मेंटल रिटार्डेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है। ठीक है, या मेंटल इलनेस के लिए कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। तब हमें लगा कि नहीं, हमें जो है इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, और धीरे धीरे हमने यहाँ पे एक क्लिनिक एस्टैब्लिश किया, जिसमें कि ओपीडी हमने स्टार्ट करी, है ना, और वो फिर जनरल पब्लिक के लिए भी हमने ओपन किया, और धीरे धीरे फिर हम जो है 2016 में हम सफल हुए पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी नाम का कोर्स जो है वो यहाँ पे लेकर के आए। ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमें था कि भी कोई अगर नहीं है तो ये एक राष्ट्रीय संस्थान का दायित्व बन जाता है कि भी हम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स बनाए, तैयार करें। तो पीजी डिप्लोमा हमने स्टार्ट किया रिहेब साइकोलॉजी में 2016 में, फिर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें कि क्लिनिकल रिहेब साइकोलॉजी है, और अब हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से हम यहाँ पे साइडी क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि जो कि पीएचडी के बराबर कोर्स होता है, साइडी और बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी हम स्टार्ट करें। सर मैं जानना चाहूँगा सर जो आप सर उसको सक्सेस स्टोरी मानते हो सर, कि सर आपके पास सर कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जिन्होंने सर अदर कॉलेज में उनको लो विजन डिसेबिलिटी के कारण से उनको कॉलेज में दाखिला नहीं दिया गया सर, और सर उनको एडमिशन नहीं मिला सर आज वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं सर, और सर आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हो सर? हाँ देखिए, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था ये इंस्टीट्यूट तो नौकरी के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में हमें समझ में आने लगा कि ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जहाँ पे हम हैं, जिस कर्म क्षेत्र में हम हैं, उस कर्म क्षेत्र में हम अपना योगदान दे करके जाएं। जब हम इस जगह से, इस स्थान से जब जाएं, तो जो है हमें हमारे योगदान के लिए याद किया जाए। और यही कारण है कि हमने जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए, एक तो जैसे जहां कभी इस तरह से कैंप्स नहीं हुआ करते थे, हमने डिसेबिलिटी कैंप्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए पूरे उत्तराखंड में, बड़े रिमोट एरियाज में जा जाके एक दिन में कई मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या असेसमेंट्स करना, रात को जो है सर टॉर्च की लाइट में। कैसा अनुभव होता सर वो, कि मतलब आप फील्ड में जाके काम कर रहे हो सर? वो तरीके का अनुभव, वो एक अलग नशा है, वो एक अलग नशा है। हमें सुकून मिलता है जब हम उन बातों को याद करते हैं, और हमें महसूस होता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि दिव्यांग बच्चों को यहाँ पे कोर्स की, है ना, तो उसमें ये रहा कि जैसे साइकोलॉजी को लोग ये मानते रहे हैं कि इसमें दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट एंड बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई साइकोलॉजी जो है वो फेस रीडिंग है ना, या केवल बॉडी लैंग्वेज को रीड करना है, या फिर कुछ ऐसे टेस्ट एंड टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है जिसमें कि देखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन और यही कारण भी है कि भी दृष्टि दिव्यांग जन को कभी इस तरह का मौका नहीं मिला कि भी वो एमफिल जैसे पाठ्यक्रमों में या प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाए। जैसे तमरीना, गोपी, फिर डाकी सुचांग, सर मेघालय से है ना सर? हाँ मेघालय से है ना? हाँ बिल्कुल, डाकी सुचांग मेघालय से हैं, गोपी जो है वो तमिलनाडु से हैं, फिर तमरीना जो है पंजाब से हैं। तो तमरीना ने मुझे एक बार कॉल किया, उनको विजुअल इंपेयरमेंट है, उसने कॉल किया कि सर मैं एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल कीजिए, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। तो बातें होने के बाद ना फिर उसने लास्ट में बताया कि लेकिन सर मैं ब्लाइंड हूँ,
यानी कि सर उन्हें कहीं ना कहीं हाँ, बात को उसे ये था कि संकोच हाँ था सर। संकोच था। तो उसने कहा कि लेकिन सर मुझे ना विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो मैंने कहा कि तब हम नहीं तो फिर कौन, जैसा है ना। तब अगर निपवेड नहीं करेगा तो फिर ये कौन करेगा। तो हमने फिर उसको एनकरेज किया और उसको मोटिवेट किया कि भाई आइए। उसी तरह से गोपी ने भी जब फोन किया तो उसको भी हमने कहा कि भाई ओके आप अपना बैग पैक करो और आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, हम नहीं तो कौन करेगा ये। यस सर। तो सर यही चीज है सर, मतलब जो आपको डिफरेंस करती है सर अदर चीजों से। और सर एक प्रोफेशनल के साथ सर आप इमोशनल जो अटैचमेंट होता है सर बच्चे का, सर यहीं से सर हमें एक मोटिवेशन मिलता है सर। साइकोलॉजी ये कहती है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, ठीक है। हमें उसको उस प्रतिभा को दिखाने के लिए एनवायरनमेंट, स्टेज क्रिएट करना होता है। यस सर। ठीक है, स्टेज देना होता है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो तमरीना है, गोपी है, डाकी है, और अभी हमने एंजल को, जिसको कि सेरेब्रल पाल्सी भी है, उसको हमने एडमिशन दिया है। और आप यकीन मानिए कि जिस दिन उनका एडमिशन हुआ उसी दिन उन्होंने अपने लाइफ को परिवर्तित पाया, ठीक है। और जस्ट केवल इतना कंफर्म करना कि भाई ओके आपका एडमिशन हो गया है, तो वहीं से उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। और यकीन मानिए कि बहुत सारे हमारे जो जिनको कि सो कॉल्ड साइटेड पर्सन्स है ना, जो देख पाते हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से वो जो है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी जो है कर पाते हैं, है ना। इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कार्डियक सर्जन को कुछ ट्रीटमेंट करना है, थेरेपी देनी है, yes, तो जरूरी थोड़ी कि भाई वो खुद ही जाकर के ईसीजी करें, yes, है ना। टेक्नीशियन ईसीजी करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, बताएगा कि भाई ये हार्ट का इश्यूज है नहीं है, है ना। उसी तरह से जो सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो है उसमें और लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपना डायग्नोसिस दे देते हैं। डायग्नोसिस देखने के बाद हम ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके सामने इस तरह के टेस्ट, जैसे रोशाक या टीएटी है, जिसमें कि देखने की जरूरत पड़ती है, अगर वो टेस्ट की रिपोर्ट उनके पास है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई जिस क्लाइंट को हम देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, उस क्लाइंट को डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, उसके डायनामिक्स ये है। जब हमें अगर ये चीजें पता है तो हम जो है थेरेपीज प्लान कर सकते हैं। तो वो थेरेपी प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि वो एक बेस्ट डॉक्टर की तरह से काम कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं कि भाई एक तो साइकोमेट्रिशियन है कि भाई वो केवल टेस्ट और वो सब करके जो है अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, लेकिन एक वो हैं जो साइकोथेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस हो गया उसके बाद हम ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने पाया कि भाई मेरे जो ये जैसे तमरीना, गोपी और डाकी या फिर एंजल हैं, ये सर आपकी सक्सेस स्टोरी है ना? ये हमारे अनमोल रत्न है, yes, ठीक है। तो ये बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं। यस सर। सर मैं एक चीज सर और डिस्कस चल रही है सर आजकल, हाँ। सर जो मेंटल हेल्थ है सर सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट है सर? जो सोसाइटी वो कैसे अफेक्ट कर रही है सर मेंटल हेल्थ को? तो सर मेंटल हेल्थ के बारे में बताओ सर। ओके, बहुत लंबा टॉपिक है, करिए। मेंटल हेल्थ जो है वो आम जनमानस आज भी जो है मेंटल हेल्थ को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू मानता नहीं है, ठीक है। जबकि ये इतना बड़ा इशू है कि अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक पेंडेमिक है, ठीक है ना। WHO की बात को माने या फिर आज के सोसाइटी को आप देखिए तो लगभग WHO के अनुसार जाएं तो जो है हर चौथे व्यक्ति को जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं की आवश्यकता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भी हर चौथे को नहीं, शायद हर दूसरे व्यक्ति को जो है इसकी आवश्यकता है कि वो कंसल्ट करे, है ना। तो समाज जो है इसको ना बड़ा इसको मानता ही नहीं कि भी ये कोई इशू है ना। लेकिन ये बहुत ही गंभीर इशू है। जिस तरीके से हम सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, है ना, उन परिस्थितियों में एस्प्रिन, डिस्प्रिन या कई बार कट लग गया तो बैंडेड लगा ली, फर्स्ट एड कर लिया। तो अगर फिजिकल एलिमेंट के लिए इस तरह के फर्स्ट एड करके हम लोग जो है अपने आप को बचा लेते हैं, तो मानसिक फर्स्ट एड भी जो है आवश्यक हो जाते हैं,
ठीक है ना। हम जो है कितनी सारी चीजें होती हैं, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी दोस्त नाराज हो गया, है ना, कभी पिताजी ने कोई बात नहीं मानी, कभी पुत्र ने Yes. कुछ जिद कर ली, है ना, या कुछ ऐसा आर्गुमेंट या कुछ इस तरह के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स जो कि हमें हर्ट करते हैं। अगर उसमें हमने प्रॉपरली उसको समय पे डील नहीं किया, फर्स्ट एड नहीं दिया, तो जिस तरह से वो छोटा सा घाव जो है जिस पे बैंडेड अगर नहीं लगाते, Yes, sir. तो वो हो सकता है कि आगे चल के पक जाता है, नासूर बन जाता है, सर वो डिप्रेशन का वो ले लेता है सर आगे है ना। तो उसी तरह से मानसिक जो समस्याएं हैं वो भी अगर ठीक टाइम पे हम लोग उसको एड्रेस ना करें तो वो जो है गंभीर मानसिक रोग की तरह से भी बन जाती है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, और जो मानसिक स्वास्थ्य हम बात करते हैं ये बियॉन्ड एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, इनसे कहीं ज्यादा आगे जाकर के है। यानी कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कि अपनी लिमिटेशंस और एबिलिटी को जानता है, पहचानता है। Yes, sir. ठीक है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो अपने आप को स्वस्थ महसूस भी कर रहा है। यस सर। सर वह बिंदास महसूस भी कर रहा है। यस सर। ठीक है सर, इसमें सर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर। आप सर जो एडिक्ट है सर, हाँ। एडिक्शन भी सर एक मेंटल हेल्थ का इश्यूज है सर। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। किसी को पता कैसे लगेगा सर कि मैं एडिक्ट हूँ सर इस चीज का? सर कोई कैसे एनालिसिस करेगा सर खुद को कि मैं एडिक्ट? देखिए, अब जो है एडिक्शन को रियलाइज करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें कि डिपेंडेंस, यानी कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो ये एडिक्शन है ना। विड्रॉल, यानी कि अगर हम उसके बिना हमने कुछ समय बिताया तो जो है और परेशानियां हमें खड़ी होने लगी, बेचैनी होने लगी, है ना। सर तो आपने कभी फील किया है सर इस बीच कुछ ऐसा एडिक्शन सर? या सर आपने ऐसे स्टूडेंट को टैकल किया होगा सर जो बहुत हमारे ही पास addict होगा? केसेस आते हैं एडिक्शन के, बहुत सारे केसेस आते हैं, है ना, उनको हम लोग डील करते हैं। यस सर। सर जो डिप्रेशन है सर, सर वो भी सर डिसेबिलिटी बन सकता है सर इन फ्यूचर? क्योंकि सर आजकल लोग, आप देखिए ना कि 21 डिसेबिलिटीज में मेंटल इलनेस भी जो है वो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, राइट? यस सर। है ना। यानी बिल्कुल, जब मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, जब मानसिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी इतनी गंभीर होती है कि हमने उसके लिए इलाज भी करवाया, सारी चीजें हुई, और उसके बावजूद अब हम जो है अपना जो डेली लिविंग है, जो अपनी फंक्शनिंग है, वो मेरी अगर लिमिटेड हो गई है, हैम्पर हो गई है, ठीक है, उसको मैं अगर ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं कार्यस्थल पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिमिटेशंस और एबिलिटीज को अब पहचान नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बेकार हो गए हैं, वो बिगड़ गए हैं। तो ये जब हमारे इन सारे दायरों में असर आने लगता है तो ये अपने आप में एक डिसेबिलिटी का साइन बन जाती है। तो ये डिसेबिलिटी है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है मतलब कि भाई डिप्रेशन, एंजाइटी या मानसिक बीमारी आगे चल के डिसेबिलिटी बन जाती है। अगर उसको टाइमली हमने टैकल नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक डिसेबलिंग फैक्टर बन जाएगा, डिसेबिलिटी बन जाएगी। सर। सर जो होम वायलेंस है सर, या सर इस तरह की जो घटनाएं होती है सर, डोमेस्टिक वायलेंस, सर इससे सर बच्चे की मेंटल पे, हेल्थ पे सर क्या इफेक्ट पड़ता है सर? सर जो बच्चा है सर उसको, सर वो तो ऐसा सोचेगा ना, अगर कहीं होम वायलेंस हो रहा है सर, या किसी के फादर होम वायलेंस कर रहे हैं सर, तो सर बच्चा डेफिनेटली ये सोचेगा कि आई थिंक मैं तो अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा सर। तो सर इसमें सर वायलेंस तो हर मायने में जो है बुरा है, ठीक है, ये पतन का संकेत है वायलेंस, ठीक है, चाहे वो देश दुनिया के बीच में हो, देशों के बीच में वायलेंस चल रहा हो, चाहे वो घर परिवार के बीच में वायलेंस चल रहा हो, तो वायलेंस जो है वो पतन का एक सिंबल है। तो ऐसे में जो टेंडर माइंड्स हैं, यानी कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो इनके नाजुक मन मस्तिष्क हैं, है ना, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से उसका बड़ा गंभीर और नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है, उनके व्यक्तित्व को अवरुद्ध कर देता है वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है और ये हमारे डायनामिक्स के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है, जिसको कि एड्रेस करना और डील करना, मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। यस सर।
सर जो सर एक मेंटल नीड्स क्या होती है सर? सर हमने आज तक फिजिकल नीड्स का अनुभव किया है सर। सर इसी प्रकार से सर जो मेंटल नीड्स होती है सर, उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है सर? और मेंटल नीड्स सर कैसे फुलफिल की जा सकती है सर? देखो भाई, मेंटल किसी भी नीड, पर्सन की। मेंटल नीड मतलब कि भाई चाहे वो किसी के सहयोग की बात हो, है ना, मतलब चाहे वो एक रिकॉग्निशन की बात हो, अप्रिसिएशन की बात हो, है ना, ये सारी हमारी नीड्स हैं कि भाई कोई हमें अप्रिशिएट करे, है ना, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, कोई मुझे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, है ना, कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो बूस्ट होगा, है ना। तो ये सारी जो है ना, ताकि जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जितनी जितनी भी चीजें हैं, Yes. है ना, वो सारी हमारी मेंटल नीड्स हैं, है ना। और इसको प्रोवाइड करने के लिए सर जो रिलेशन है सर, जो रिलेशन भी सर एक मेंटल नीड्स का हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, Sir, रिलेशनशिप, how? हाँ सर कैसे बता सकते हैं कि सर जो एक रिलेशन होता है सर, उसमें लोग अपनी जो मेंटल नीड्स है उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं सर, वो इमोशनल इंटीमेसी सर, इस प्रकार की सर चीजें क्या होती है सर? देखो, कई चीजें हैं, मतलब जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट से देखते हैं, जब हम ये मेंटल नीड्स को फुलफिल करने या सामने वाले को मेंटली बूस्ट करने के लिए बात करते हैं, तो या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है मजबूत रखने की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि भाई नीड केवल मेरी नहीं है, Yes. है ना, नीड सामने वाले की भी है। हर्ट केवल मुझे नहीं होता है, सामने वाले को भी होता है, ठीक है। तो जब हम उन सामने वाले के को रिस्पेक्ट करते हुए एक नॉन जजमेंटल वे में, यानी कि तुम गलत हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे ऐसा ऐसे हो, है ना, एक नॉन जजमेंटल अप्रोच में जब हम सामने वाले के साथ बात करते हैं, ठीक है, हम जब एक एम्पैथी के साथ सामने वाले के साथ बात करते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को समझ पा रहा हूं, अगर ये एहसास हो जाए कि सामने वाला मेरे दुख को समझ पा रहा है ना, तो वो मेरी जो मेंटल नीड्स हैं, मेरा जो वेलबींग है, उसको इंश्योर करने में मदद करता है, ठीक है। नॉन जजमेंटल है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, फिर एक्टिव लिसनिंग है, यानी कि अगर मैं समय दे रहा हूँ सुनने के लिए, टाइम देना भी एक मेंटल नीड्स का फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, समय देना अपने साथी के लिए, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें समय देना जो है, वो हमारी जो उस नीड को फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो सर आजकल सर एक और चीज चल रही है सर मतलब सोशल मीडिया में सर इन्फ्लुएंस कर रही है सर ये चीज, सर जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सर, तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर एक्चुअल में? देखिए, हम जो है ना उस तरह के चमत्कारिक बातों पे तो खैर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, Yes. तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, अपने प्रति एक पॉजिटिव, अपने काबिलियत के प्रति पॉजिटिव, अपने भविष्य के प्रति पॉजिटिव, अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग के प्रति पॉजिटिव। जब हम इस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम चलते हैं, तो हम अपनी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको खत्म करते हैं, ठीक है। और जब हमारे हम अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो हम पाते हैं कि भाई क्योंकि हमारा मन जो है वो, जब हम नेगेटिव होते हैं किसी चीज के प्रति, तो हम जो है नेगेटिव देखना शुरू करते हैं, नेगेटिव को ही हम अट्रैक्ट करते हैं सर, है ना। कि जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी मेरा साथ नहीं देता, मान लो ये ऐसा मैं महसूस करता हूँ यस सर, कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरा साथ नहीं देते, तो हम पाएंगे कि भाई दिन भर में कुछ ऐसी 2-4 घटनाएं जरूर हो जाएंगी जो कि जिसमें हमें लगेगा कि अच्छा देखो मैंने सही हूं ना, वो मुझे देख करके मुड़ गया, ठीक है, चला गया, देखो उसने कैसे मुंह फेर लिया, ये साथ नहीं देते, देखो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, है ना, ये पसंद नहीं करते।
तो हम पाएंगे कि क्योंकि हमने ऑलरेडी एक नेगेटिव एटीट्यूड बना रखा है कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूं, लोग मेरे जजमेंट करते हैं साथ मुझे साथ नहीं देते, ठीक है, मेरा साथ नहीं देते। तो हम पाएंगे कि भाई हमें उस तरह के एग्जाम्पल दिन भर में एक दो भी मिल गए, तो वो एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम अपनी उस थॉट को और स्ट्रेंथन कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हाँ देखो ये मेरे पास प्रूफ है। लेकिन जब हम इसी के अपोजिट, जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सब बिंदास है। सर सोच पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। Yes, वो attitude। सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सर, वो वो सर सोच के हमारे ऊपर है। मेंटल प्रोसेस पे सर डिपेंड बिल्कुल, वो आप हमारी मेंटल प्रोसेस के ऊपर है। जब हम जैसा कि मैंने कहा कि भाई जब हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हम नेगेटिव एग्जांपल्स को साथ में जोड़ करके और अपने उस पिक्चर को बड़ा बनाते जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो ये प्रूफ है। उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं इतनी फुर्सत कहाँ है कि भी लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र करें, सर, है ना। सर सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सर इसको सर जो सोशल मीडिया है सर, इसको सर पॉजिटिव और नेगेटिवली सर किस तरीके से बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है सर? क्योंकि सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर हम जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है सर, आजकल फैली हुई चीज है सर वो सोशल मीडिया है सर। हम सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखें तो सर सोशल मीडिया हर चीज हमें एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है सर हर जगह से। तो सर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय ना वो हैमरिंग है। हैमरिंग, हाँ, वो हथौड़ा बजाया जा रहा है हमारे सर के ऊपर कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। सोशल मीडिया का हथौड़ा है वो, ठीक है। तो उसमें एक व्यक्ति उस बात को कह रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति उस बात को कह रहा है या मान रहा है या उस पोस्ट को फॉरवर्ड कर दे रहा है, शेयर कर दे रहा है ना। तो क्या है कि भाई यानी उसके साथ जो है और लोग जब जुड़ते जा रहे हैं तो लग रहा है कि भाई एक मास जो एटीट्यूड है या मास एक्सेप्टेंस है इस चीज के लिए, ठीक है। तो जब हमें मास एक्सेप्टेंस किसी चीज के लिए लगने लगती तो हमें लगता कि ये सभी तो सही होंगे, यस है ना। तो वो चाहे वो पॉजिटिव बातें हो चाहे वो नेगेटिव बातें हो, है ना। तो सोशल मीडिया हैमरिंग करता है और जिस वजह से जो इसीलिए वो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं। और जब हम उनके साथ उतने फॉलोअर जब जुड़ जाते हैं तो लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सत्य है सर, है ना। सर जो वर्तमान लिटरेचर है सर, क्योंकि सर साइकोलॉजी में सर लिटरेचर का सर भरपूर योगदान है सर। क्योंकि जो हमारा परसेप्शन है, थॉट है, आइडियोलॉजी है सर, वो लिटरेचर से डेवलप होती है सर। तो सर वर्तमान जो लिटरेचर है सर, जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, गूगल, तो सर ये सर किस तरीके से सर पॉजिटिवली और नेगेटिवली किस तरीके से अफेक्ट करता है सर। मोस्ट ऑफ टाइम सर क्या होता है कि सर हमें इसका सर नेगेटिविटी सर ज्यादा दिख रही है सर। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सर लिया जाए सर किस तरीके से? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है आज के टाइम का, है ना। ये बहस लंबी बहस है कि भाई जो विज्ञान वरदान या अभिशाप, यस सर, है ना। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया है वो वरदान या अभिशाप इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप देखिए कि चाहे हम शास्त्रों की भी बात करें कि भाई बहुत सारे जो हथियार हैं, अगर हम ब्रह्मास्त्र इन सब की भी बात करें, यस सर, तो ये अस्त्र शस्त्र भी जो है वो उत्थान और उद्धार के लिए भी हैं और ये विनाश के लिए भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया है, जो इसका उपयोगिता है, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव उपयोगिता है। यानी कि आपके पास आप अपने जो एक्टिविटीज हैं, आप अपने जो एक्शंस हैं या आप अपने जो वर्क है उसको कई गुना फास्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, है ना। बहुत तेजी से आप उसमें डेवलपमेंट विकास के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विनाश इसीलिए है क्योंकि जब हम जो हमारे ग्रोइंग माइंड्स हैं, है ना, हम उस ब्रेन को केवल इसमें उलझा के रख दे रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्टिवली उसको यूज ना करके केवल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बस रील्स देख रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, कि भाई मैं कुछ पढ़ सकता था या क्रिएटिव काम कर सकता था, रिलेशनशिप बिल्डिंग में हम योगदान दे सकता था, वो जब हम जो समय नहीं दे पा रहे हैं और हमारा समय ये सोशल मीडिया खा ले रहा है,
तो वो जो है डिस्ट्रक्टिव बनता जा रहा है। सर जैसे अभी सर ऑस्ट्रेलिया में सर जो सोशल मीडिया है सर, इस तरह की जो भी सर वेबसाइट वगैरह है सर, तो सर वहाँ कंसर्न किया गया है कि जो 16 यानी कि जो 16 साल के बच्चे हैं सर, वो इसका यूज नहीं करेंगे सर। तो सर जैसे हम सर भारत में सर इतने सारे चाइल्ड है सर, एक सर हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब सर हाईली जनसंख्या वाला देश है सर, पॉपुलेशन सर बहुत ज्यादा है। तो सर यहाँ भी सर कुछ इस तरीके के रूल रेगुलेशंस को सर अप्लाई किया जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी किया जा सकता है। ये सरकारों के स्तर की बातें हैं, है ना, ये पॉलिसी डिसीजंस हैं। अगर कोई चीज अवेलेबल ही ना हो, यस सर, है ना, तो उसका इस्तेमाल क्या होगा? ठीक है, तो बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो विज्ञान है, यानी कि अगर इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज कुछ इस तरह की बननी जरूरी है, या अवेयरनेस जो है, जन जागरूकता इस बात के लिए जरूरी है कि इसका जो पॉजिटिव यूज है ना, प्रोडक्टिव यूज है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उस पर कैसे हम लोग फोकस कर सकें। अगर हम किसी भी तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो एजुकेटर्स हों, टीचर्स हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, है ना, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, अगर हम इसका पॉजिटिव यूज पे फोकस कर सकें और कुछ ऐसा तरीका डेवलप कर सकें कि भाई लोग इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करने लगें, है ना, उसको एनकरेज करें हम, तो जो है शायद जो है हम इसके जो नकारात्मक जो प्रभाव हैं उसको दूर कर सकते हैं। यस सर। सर जैसे अभी सर रेप केसेस, सुसाइड, सर इस तरह की समस्या क्यों बढ़ रही है सर डे बाय डे सर? सर ये जो केसेस है सर, ये बढ़ते जा रहे हैं सर, तो सर इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज सर, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है सर, वो कैसे अफेक्ट हो रही है? और सर जो ये चीज़ है सर, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर? देखिए, अगेन उसमें इस चीज़ का भी बड़ा रोल है, जो एडवांसमेंट है, कि जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की प्रगति है ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया हमें बहुत सारी चीज़ें परोस रहा है। सर जो सोशल मीडिया हमें सर परोस रहा है सर, ये बहुत सारी चीज़ें सर, इसमें सर लोगों के अंदर सर नाजुकपन, सर आपको लगता है सर ऐसा कि लोगों के अंदर एक सर नाजुक भावना का वो हो रहा है सर, एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी डेवलप हो रही है? अगेन वही, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी है, सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी आपके सामने वो आ जा रही हैं। सर एक्सपेक्टेशन भी सर कहीं ना कहीं बढ़ रही है सर, उसी वजह से, उसी तरह से क्या कि भाई लोग अब जो है मेहनत की बजाय शॉर्टकट्स की तलाश में है। उन्हें लगता है कि बड़ा इजी है इन्फ्लुएंसर बन जाना, या बड़ा इजी है रील्स बना देना, है ना, और इस पे कमाई करना, है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का नाम ही स्ट्रगल है, या स्ट्रगल ही जीवन है। सर सर जैसे आपने सर शॉर्टकट बोला सर, तो सर आप पर्सनल जो सर आपका अनुभव है सर 25 सालों का सर, तो सर जो शॉर्टकट है सर, सर ये जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है, या सर जो लॉन्ग टर्म सर हमारे प्रोजेक्ट होते हैं सर, या सर एक जैसे आपने संघर्ष कहा सर, तो संघर्ष ही हमारे जीवन को सर उस लेवल पे पहुंचाता है सर। तो सर इसमें लोग सर शॉर्टकट की तरफ सर क्यों एप्लीकेबल हो रहे हैं सर, शॉर्टकट अपना रहे हैं सर? मनुष्य की प्रवृत्ति है शॉर्टकट, मैंने त्वरित सुख, है ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो है जैसे आपने रेप और इन सब की बातें की, तो वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, यानी कि हम जो है परिणाम से परिचित नहीं है, या हमें परिणाम का आभास ही नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, है ना, और जो है बस हम जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, तुरंत सुख के चक्कर में जो है हम इस तरह की हरकतें कर डालते हैं, ठीक है। ये निश्चित रूप से हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करती है, कि भी एक नकारात्मक मानसिकता बन जाती है, और ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस है कि भाई रेप और इस तरह के घृणित कृत्य जो है व्यक्ति कर देता है। सर इससे पीड़ित लोगों पर सर क्या इफेक्ट पड़ता है सर उनका? सर आप पे ऐसे केसेस आते होंगे सर कि सर लोग सर मेंटली डिस्टर्ब है सर, तो सर इस केस में सर जो साइकोलॉजिकल के बच्चे होते जब हम पीड़ित की बात करें, तो रेप जो है वो केवल फिजिकल एक्ट नहीं है, ठीक है,
रेप जैसी घटनाएं जो है मानसिक रूप से भी जो है वो तार तार कर देती हैं। ठीक है, हमें शारीरिक मानसिक पीड़ा पहुंचती है। ठीक है, तो ये ऐसी पीड़ा है जिसको कि कोई और अनुभव नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके साथ ये बीतता है वो जानता है कि उसके साथ क्या हो गया है। राइट, तो इस तरह के केसेस आते हैं, हम लोग जो है उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि भाई ये बड़े ही घृणित और दुखद अवस्थाएं होती हैं, स्थिति होती है। सर रिलेशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है सर? अगर हम ठीक से उभर नहीं पाए, है ना, कई बार हम जो पीड़ित हैं वो इसमें गिल्ट फीलिंग आ जाती है, उनको लगता है कि ये शायद उनका दोष है ना, उनकी गलती है। तो जब कई बार ये चीज़ें, इस तरह के जो मनोदशाएं बनने लगती हैं, तो वो हमारे रिलेशनशिप और बहुत सारी फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। सर जैसे आजकल एक टर्म यूज हो रही है सर कि सर लोग रिलेशन हो सर अंदर से बहुत खोखले होते जा रहे हैं सर, नाजुक होते जा रहे हैं सर। सर इसके लिए सर क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है? क्या सर ऐसा सच में हो रहा है सर कि लोग, वास्तविकता है सर? ये वास्तविकता है, इसमें हम और आप कोई भी अछूता नहीं रहा है। सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें जो है वो हमें सोशल मीडिया दरअसल कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एंटी सोशल मीडिया है ना। तो वो जो है हम अपने रिश्ते नाते, वैसे तो हम जब फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स और लाइक्स और उसको काउंट करते हैं, हम कहते हैं कि देखो इतने सारे लाइक शेयर कमेंट्स, है ना, इतने सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट और इतने सारे फ्रेंड हमारे बन गए सर। जो लेकिन हम अकेले पड़ जाते हैं इसमें। ये सर अंदर से मतलब कहीं ना कहीं इनर स्पेस में सर हम एलोन फील करते हैं सर। एग्जैक्टली सर जो ये चीजें है सर कि जो लोग डे बाई डे सर सोशल मीडिया पे ये चीजें कर रहे हैं सर, तो सर जैसे मैं कहना चाहूंगा सर लोगों के अंदर सर एक इश्यूज पैदा हो गए सर, कंट्रोवर्सी सी कि मेरे को इससे आगे निकलना है, मेरे इससे इतने फॉलोअर है, पर सर जो एक्चुअल सर ग्रोथ है सर वो सर इनर ब्यूटी को मानोगे ना सर? बिल्कुल, देखिए हमें पॉजिटिव एफर्ट्स करने चाहिए, चाहे अगर हम सोशल मीडिया और इन सब में भी हम लोग काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें, विज्ञान जो है वो वरदान भी है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं हो सकता सर। आप अगर हम सोशल मीडिया पे हम ये कुछ इन्फ्लुएंस रील्स अगर ये सब भी बना रहे हैं ना, तो उसमें ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों को रखना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम इस बात पे ज़्यादा फोकस ना करें कि कितने फॉलोअर हो गए, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई क्या हम वो क्वालिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट हम सर्व कर रहे हैं, क्या हम जो है जो सोसाइटी को वास्तव में जो जानकारी चाहिए, है ना, जो नॉलेज चाहिए, क्या जो इन्फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है, क्या वो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो नेचुरल रूप में आपके फॉलोअर और ये सब चीजें बढ़ेंगे, है ना। सर आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सर जो अपने गोल से सर वंचित है सर, जिनका सर जो लक्ष्य है सर उससे डाइवर्ट होते जा रहे हैं सर, सर उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि लाइफ में मतलब ये चीजें करेंगे, या सर अगर हम लाइफ में कुछ ये चीजें करेंगे क्योंकि या ये सिद्धांत करेंगे? जिनका गोल हो जाता है ना, अगर गोल बन जाता है, यस सर, तो वो वंचित रहता ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिन्होंने गोल को ठीक से समझा ही नहीं, है ना। जब गोल उसको हम कहेंगे ही नहीं ना जो हमें भटकने दे। यस सर, गोल तो वो है जो हमें भटकने ही ना दे, ठीक है ना, जो हमारी बाउंड्रीज तय कर दे। तो इसीलिए जब हम गोल निर्धारित करते हैं तो हमें जैसे स्वॉट एनालिसिस जैसा कोई एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए। यानी कि जब हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम चले हैं, हम अपने उस लक्ष्य के प्रति अपनी स्ट्रेंथ को जान लें, हम उस लक्ष्य के प्रति अपनी वीकनेसेस को जान लें, हम उस लक्ष्य के लिए के संबंध में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, उनको हम समझें ठीक से, और जो उस लक्ष्य को पाने में जो चुनौतियां आने वाली हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनको अगर हम समझें, तो हम अपना स्वॉट एनालिसिस भी अगर करके चलते हैं
तो शायद हम एक एप्रोप्रिएट अचीवेबल परफेक्ट जो गोल है वो हम शायद डिसाइड कर पाते हैं। जब हम गोल डिसाइड कर पाते हैं, है ना, वो गोल ऐसा होना चाहिए जो कि हमें बताए कि भाई हम जो है इस चीज से वंचित हैं और इस चीज से वंचित होने की वजह से अगर मैं एफर्ट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा, है ना, ये जो मेरी नीड को फुलफिल करेगा। तो अगर हम उस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो गोल जो हमने तय किया वो गोल हमें भटकने ही नहीं देगा। पर सर जैसे सर चाइल्ड साइकोलॉजी में है सर, या चाइल्ड में सर, या यूथ में सर, आप तो सर बखूबी जानते हो कि मतलब एनर्जी लेवल सर हाई रहता है, जो चीज हमें दिखती है सर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते वही हैं ना। सर। तो सर इस इश्यूज में सर चाइल्ड सर कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल में मेरा जो गोल है वो क्या है सर। तो सर देखिए, इसीलिए क्योंकि चाइल्ड तो अपरिपक्व है, तो ऐसे में ये चाइल्ड का दायित्व नहीं है ना, चाइल्ड के साथ साथ ये उसके सराउंडिंग का भी दायित्व बन जाता है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, है ना, जो टीचर्स हैं, जो सोसाइटी है, वो उसको गाइड करे, है ना, वो किसी तरीके से उसको कंट्रोल करे, बताए कि भाई गोल क्या है ना, क्या करना चाहिए, है ना। तो ये एक एप्रोप्रिएट अचीवेबल और एक स्मार्ट गोल, है ना, वो अगर हम तय कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो हमें भटकने नहीं देगा। सर आपने सर पुस्तकें लिखी है सर बहुत सारी, तो सर आपके एक पुस्तक में सर एक नाम है सर, टाइटल है सर, जो दुख है सर वो विकास का केंद्र है सर। तो सर इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे, मतलब दुख किस प्रकार से मतलब डेवलपमेंट कर सकता है सर? आप फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो सर, या सर एक सर इमोशनल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखो इस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो सर? देखिए, कभी भी आप जो मॉनिटर देखेंगे ना हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में, तो आप देखेंगे उसमें जो मॉनिटर लगा रहता है वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे आड़ी तिरछी रेखाएं चल रही होती हैं। यस सर। जब तक वो आड़ी तिरछी रेखाएं चल रही होती हैं तब तक डॉक्टर भी खुश है और घर वाले भी खुश हैं, है ना। लेकिन जैसे वो मॉनिटर में सीधी रेखा हो जाती है तो डॉक्टर भी परेशान और घर वाले भी परेशान। ठीक है, जीवन उसी तरह से है। जीवन में ये जो सुख दुख है, ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, यानी कि चुनौतियां हैं, है ना, दुख की घड़ियां हैं, चैलेंजेस हैं, हार्ड वर्क है ना, तो ये सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। तो ये दुख जो है वो हमें जीना सिखाता है। ठीक है, अगर दुख होता है तो हम जो उन चुनौतियों से लड़ पाते हैं, है ना। यानी जो डिप्रेशन होना या ये जितने भी इमोशंस हैं जिनको कि लोग नेगेटिव कहते हैं कि भाई एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं, ये नेगेटिव चीजें नहीं है सर, इनका रोल है, पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और इससे ओवरकम करना आर्ट ऑफ लाइफ है। सर बड़ा कठिन हो जाता है सर, बहुत तो कठिन है चैलेंज सर, मेरे अपने साथ भी खुद होता है सर ऐसा। तो सर ये चीजें सर कभी बोलने में अच्छी लगती है सर, पर सब एक्चुअल में जब होता है तो सर बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम दुख की घड़ियों में होते हैं, चुनौतियों में होते हैं, तो उस समय पे उन चुनौतियों में डटे रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे जो यार दोस्त हैं वो हमारे लिए कितने सपोर्टिव हैं, या हमारा कोई दोस्त इस ऐसी स्थिति में तो हम कितने उसके लिए सपोर्टिव हैं, है ना। हमारे फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, है ना, वो कितना सपोर्टिव है। और अगर वो भी नहीं है तो मेरा मन कितना सपोर्टिव है मेरे लिए, है ना। एकला चलो रे है जब कोई आपके साथ ना हो तो भी जो है आप अकेला चलने की हिम्मत रख सको। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन और एंजाइटी या इस तरह की चुनौतियां होते हुए भी हम कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने जीवन की चुनौतियां या कामयाबी के लिए आप उड़ो, ठीक है, उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, जैसे दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, यानी कि एफर्ट करते रहो। अगर आप रेंग के भी चले तो अपने लक्ष्य को पाने में कुछ तो दूरी आगे तय करोगे,
यस सर। है ना। लेकिन हम जो है अगर यही सोचने लग जाएं कि नहीं मेरे जीवन में चुनौती आ गई, दुख आ गए, अब जब ये खत्म होंगे तभी मैं जो है आगे बढ़ूंगा। सर जैसे हम यूथ से सर, नौजवान है सर, सर हम में ऐसे गट्स कैसे पैदा किए जाएं सर कि मतलब हम लड़े सर, स्ट्रेंथ बने सर, और वो सर धैर्य से काम ले सर, जो एनर्जी है सर उसको किस तरीके से इस गट्स में सर चैनलाइज करें? मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी में अगेन पहले तो गोल सिलेक्शन, कि भाई हम अपने गोल और रोल को जो है प्रॉपरली सेलेक्ट करें। यस सर। खुद कोशिश करें, अपने दोस्तों का हेल्प लें, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, अपने गोल को सेट करें कि भाई क्या किया जा सकता है। ठीक है। और फिर देखिए जैसे हनुमान जी जब लंका दहन की बारी आई तो हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनके पास उतनी शक्तियां हैं। ठीक है। तो जामवंत जी जब आए उन्होंने उनको बताया कि भाई तुम्हारे पास ये सब पावर्स हैं। ठीक है। तो उसी तरह से कई बार हम जो है वंचित रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई हमारे एबिलिटीज और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो कई बार क्या है कि भाई हमारे टीचर्स या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो अपनी एनर्जी को बरकरार करने के लिए, क्योंकि एनर्जी से तो हम फुल हैं, क्योंकि यूथ है तो एनर्जी है, है ना। तो एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर हम चलेंगे तो शायद हम जो है बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। यस सर। सर जो योग है सर और ध्यान है, मेडिटेशन है, इस तरह की चीजों से सर इस्टेब्लिश्ड हो सकती है सर जो हमारी एनर्जी है सर, और सर हमारी जो एक सोच है सर वो बदल सकती है सर। ये आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मतलब योग, ध्यान, मेडिटेशन। देखिए इसका सर बड़ी वास्तव अच्छी बात कही। भगवान मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा कि उन्होंने कभी कहा कि हर रोज जो है अपने आप से एक बार जरूर मिल लिया करो। ठीक है। हर रोज मिल लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भी किसी रोज हम जो है एक बेहतरीन इंसान से मिलने से वंचित रह जाएं। ठीक है ना। तो यानी कि हम इस जीवन की आपाधापी में जब हम बाकी और सब चीजों पे फोकस करते हैं, है ना, चाहे वो हमारी वर्क है या और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या वाहियात के सोशल मीडिया हैं, जब हम उन सब चीजों में इतना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं तो ऐसे में कुछ समय अपने आप को देना चाहिए। ठीक है। अगर हम कुछ समय अपने आप को देंगे, वही अपने आप में एक मेडिटेशन है। ठीक है ना। जब हम अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हैं ना, तब हम पाते हैं कि भाई कहाँ मुझे रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत है। यस सर। है ना। तो जब हम अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को जान पाएंगे तभी हम उसको रिपेयर और मेंटेन कर पाएंगे ना। तो इसीलिए योग, ध्यान, है ना, जिसको मेडिटेशन और ये सब कहते हैं, तो ये इसीलिए जरूरी है कि भाई हम अपने आप को रिपेयर और मेंटेन कर पाए। ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बड़ा बनाती है सर। ये अंतर्दृष्टि पैदा करती है सर। बिल्कुल। तो सर आपने एक बुक लिखी थी, फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ। तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या था सर? सर फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन, सर थोड़ा बताओगे सर कि मतलब हाँ, सर कहीं ना कहीं सर अपने आंतरिक मन को, खुद की आइडेंटिटी और सर जो खुद की इनर ब्यूटी है, बिल्कुल उसकी तरफ इंडिकेट कर। देखिए ये जो पुस्तक है मैं आपको दिखा भी दूं, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है। ये पुस्तक असल में क्लिनिकल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में लिखी है और भगवद गीता को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहे, जिन्होंने कि अर्जुन जो कि बहुत सारी मनोदशाओं से गुजर रहा था उस समय पे, जिसमें कि डिप्रेशन, एंजाइटी थी सर, है ना, सुसाइडल थॉट थी रणभूमि में, है ना। तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में, बेहतरीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में, जो उनको काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज दी, जिसके बाद वो जो है युद्ध लड़ पाए। तो यानी हर व्यक्ति जो है अर्जुन है। ठीक है। हर व्यक्ति अर्जुन है और वो हर व्यक्ति अपने इस जीवन के रणभूमि में खड़ा है।
ठीक है। और जब हम रणभूमि में खड़े हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम अंतर्द्वंद हैं, क्या करूं क्या ना करूं, दोस्ती करूं ना करूं, रिश्ते कैसे निभाऊं, जॉब कैसे ढूंढूं, है ना, कैसे सब चीजों को मेंटेन करके चलूं, कैसे एक उत्तम सर्वोत्तम जीवन जी सकूं, होगा या नहीं होगा, ये मेरे बस में है या नहीं है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये द्वंद है हमारे जीवन के, है ना। तो जब हम इन द्वंद से गुजरते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जब हम अपना एक डीप इन डेप्थ एनालिसिस कर पाते हैं किसी भी जरिए से, चाहे वो किसी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से कर रहे हो या फिर हम स्वयं मेडिटेशन, योगा, है ना, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, या हम अपने शुभ चिंतकों, अपने माता पिता, अभिभावक, है ना, या दोस्तों से जो कि आपको आपका रिफ्लेक्शन देते हैं, जो आपको बताते हैं, अगर हम उससे गाइडेंस ले पाए तो हम जो है अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं तब हम इस जीवन रूपी जो कुरुक्षेत्र है उसको लड़ने और उसमें युद्ध करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन कुछ ऐसे ही तथ्यों पे, ऐसी बातों पे आधारित है। इसमें भागवत गीता के श्लोक को लिया है और उनका इंटरप्रिटेशन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जो सेल्फ रियलाइजेशन है सर, इससे सर इसकी जो लड़ाई है सर, ये सर खुद से होती है। और सर जो खुद से लड़ेगा, ये ऐसा लगता है कि वो मतलब हर मुकाम पे सर जीतेगा सर। एग्जैक्टली असल लड़ाई तो खुद से ही है, क्योंकि लोग सर एक दूसरे से लड़ते हैं और उनका कंपटीशन एक दूसरे के साथ होता है। वो उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। रियल फाइट इज इनर फाइट। बिल्कुल इनर फाइट है। यस सर, आप गॉड को एग्जिस्ट करते हो सर, या सर जो भगवान है, भगवान का अस्तित्व है सर, मानते हो इस चीज को? क्या नाम ये सर मैं इसमें अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल हाँ, भगवान का अस्तित्व है। आप हैं, मैं हूं, हम हैं, तो इसका मतलब भगवान है, ठीक है ना, वो हम सब में विद्यमान है, राइट। मतलब भगवान कोई अलग से कोई चमत्कार नहीं है। आपका कर्म जो है, आपका एफर्ट्स है ना, ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट, वो भगवान है, ठीक है। और वहीं पे जब आपका वो नेगेटिव माइंडसेट जो कि डिस्ट्रक्टिव है, दूसरों को परेशान करने वाला है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, जब हम उस तरह के डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से हैं तो वो शैतान है, ठीक है। तो भगवान और शैतान जो वो हम और आप में ही है ना। अलग से कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार हम और आप ही करते हैं, ठीक है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों की भलाई की बातें हो, फिर भी सर लोग भगवान को सर अलग अलग वे में सर मानते हैं सर। वो सर कोई मूर्त पूजा को मानते हैं सर, और सर कोई एनर्जी मानता है सर। तो सर किस प्रकार? बिल्कुल देखिए, और सर कोई ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो मानते ही नहीं है सर। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं ईश्वर को मानने के, ना मानने के, है ना। अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, तो उसको तो हम लोग खैर उस डिबेट में तो हम लोग नहीं जाएंगे। आपने मेरा व्यू पूछा है, तो उसमें यही कि भाई हाँ, डेफिनेटली जैसे अगर मूर्ति पूजा और इन सब की भी बात करते हैं तो ये हम फोकस करते हैं, है ना। सर आप भी मूर्ति पूजा को सर मानते हो? सर मैं भी मानता हूँ सर। बिल्कुल, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो हमारे घर में भी जो मूर्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके हम लोग जो पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, और ये हमें मदद करती हैं ध्यान केंद्रित करने में, फोकस करने में। जब भी हम मन में व्यथित होते हैं, ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो या ना हो, लेकिन जब भी हम अपने ईश्वर को ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो दरअसल हम फोकस करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं। जब हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भी कोई एनर्जी हमें संभाल ले, सपोर्ट कर दे, ठीक है ना, हमारी मदद करे। तो जो वो फोकस है, वो दरअसल हम अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे होते हैं सर। तभी सर जो विपत्ति में है सर, वो भगवान याद आते हैं सर। भगवान याद आते हैं, ठीक है ना। तो भगवान
यानी कि जब हम उसके साथ आत्मसात करने लगते हैं, उस ईश्वर के साथ उस पे फोकस करने लगते हैं, तो हम दरअसल अपने ऊर्जाओं को संचित कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, और हम तैयार हो रहे होते हैं अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए। तो वो ईश्वर आप में ही है, हम सब में है, ठीक है ना। तो उस पर सर फोकस किया जीवन को लेके सर आपके क्या परसेप्शन है सर? सर किस तरीके से एक संतुलित जीवन जीना चाहिए सर? संतुलित जीवन, भागवत गीता को पढ़िए, भागवत गीता में बहुत सारे उपाय हैं संतुलित जीवन के लिए। सर आपने इस तरीके की भागवत गीता, वेद, पुराण, देखिए मैं तो जो है ना बड़ा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, है ना। तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं भागवत गीता, वेद, पुराण और इन सब को पढूं। बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज है, आई एम नॉट एक्सपर्ट कि भी मैं बहुत ज्यादा कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ जब कुछ चीज समझ में आती है तो कई बार वो चीज बड़ी समझ में आ जाती है, लगता है कि हाँ ये बहुत ही सार्थक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मतलब मैं कोई संत और या कोई उस तरह का व्यक्तित्व तो नहीं हूँ, है ना। मैं बिल्कुल मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कि भी मैं इन सब चीजों को फॉलो कर सकूं। सर मतलब आप भी एक आस्तिक हो सर? हाँ बिल्कुल। सर जो रिलीजन है सर, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? वो साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है सर? देखिए जब रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये दो चीजें हैं, यस सर, है ना। मैं मतलब सर अब जैसे अगर हम हरिवंश राय बच्चन जी का था कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का है ना, कवि, है ना। तो उसमें जब हम बात करते हैं कि भाई जो मंदिर मस्जिद, हम ये सब जब बात करते हैं, तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं वो ठीक है, हम सबको मानना चाहिए। जब हम उन मंदिर मस्जिद से जब हम ये बात करते हैं ना कि मानवता है, इंसानियत है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, हर एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो दरअसल असली धर्म है ना। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, कोई भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला है। तो जब हम उससे निकल के या उसके साथ जब हम ये महसूस कर पाते हैं ना कि भाई हाँ सामने वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य है ना, उसको मानवता ही रिलीजन, मानवता। यस सर। अब एट लास्ट सर हम कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे सर। जैसा कि हम जानते हैं कि सर ने डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत सारा कार्य किया, उन लोगों को उम्मीद की किरण जताई जो भारत में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हैं। उन लोगों को परसेप्शन और नई राह दी। सर ने उनके अंदर एक नई उम्मीद दी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं, कोर्स और विभिन्न प्रकार के करिकुलम को सर ने इस्टेब्लिश किया इंडिया में। सर मैं पूछना चाहूंगा सर, आपने क्या क्या सर स्टार्टअप किया सर? आप सर बता देते सर तो अच्छा। हाँ देखिए मैंने बताया ना कि भाई क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट थी। यस सर। सिंगल पर्सन सिंगल मैन आर्मी, यस सर, है ना, वहां से हमने स्टार्ट किया और आज ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मुझे गर्व होता है ऐसा कहते हुए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है ये। यस सर। जिसमें कि हम लोग एक उत्तराखंड की सबसे बड़ी क्लिनिकल साइकोलॉजी ओपीडी रन कर रहे हैं। फिर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी, और अब आने वाले कोर्सेज में साईडी और बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये और हम जोड़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी दिव्यांगजन हो या जिसे भी मतलब साइकोलॉजी में आगे बढ़ना है, साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार का कोर्स करना है, वो सर से कांटेक्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रकार के जो मेंटल इश्यूज है इसके बारे में सर से चर्चाएं करें और अपने को ठीक करें। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस तरह की जानकारी को जुटाने के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और फिर से नए जीवन की शुरुआत करेंगे और नई चीज़ों को आपके साथ लाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।